जननायक जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश इकाई के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय ब्रिज शर्मा जी, हरियाणा प्रदेश की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे अजीज दुष्यंत चौटाला जी, पार्टी की जिला इकाई के अध्यक्ष रहे भाई रणदीप कौल जी। आज की इस मीटिंग का उद्देश्य लोकसभा चुनाव के हार का विश्लेषण करने के लिए और आगामी विधानसभा चुनाव में रण में किस तरीके से विजय श्री प्राप्त करें, इस सिलसिले में चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, पार्टी के वरिष्ठ साथियों ने बड़े विस्तार से सारी बातें आपके बीच में खुल करके की। मैं उन बातों को पुनः दोहरा करके आपका समय जाया नहीं करना चाहूँगा। प्रचार प्रसार का जमाना है। आप रोजाना रेडियो, टेलीविज़न, अखबार और दूसरे प्रचार साधनों के जरिए पढ़ते, सुनते और देखते भी हो। और इन सब से भी तेज चलने वाली चीज़ आजकल ये सोशल मीडिया है। ये मोबाइल फ़ोन हर एक के हाथ में है, हर एक की जेब में है, जिससे पल पल की जानकारी हमसे भी पहले आप तक पहुंचती है। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, लोकसभा का चुनाव हम हारे हैं और हार के बाद निराशा स्वाभाविक है। हार चाहे वो किसी राजनीतिक दल की हो, किसी समूह और संगठन की हो, हार चाहे परिवार की हो, हार चाहे सेना की हो, हार के बाद तीन तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं। अब वो तीनों परिस्थितियों का आंकलन मैं आपके बीच में कर देता हूँ। हार के बाद कमजोरी आ जाती है, हार के बाद आदमी दुखी हो जाता है और हार के बाद निराश होकर के घर बैठ जाता है। ये तीन तरह की परिस्थितियां हैं। आप मेरे समक्ष बैठे हैं, मैं आपसे ही पूछ लूं कि आज आप कौन सी परिस्थिति में हैं? खुल करके बताओ, आप कौन सी परिस्थिति में हो? बोलते नहीं। एक एक बात करने से, एक एक हाथ खड़ा करने से बात नहीं बनेगी। सामूहिक रूप से एकत्रित होकर के संघर्ष का मादा लेकर के मैदान में उतरेंगे, तब जाकर के कामयाबी हासिल कर पाएंगे। मेरे समक्ष बहुत सारे ऐसे लोग भी बैठे हैं जिन्होंने हरियाणा बनने से लेकर के अब तक की सारी राजनीतिक स्थिति अपने सामने घटित होते हुए देखी है। जब हरियाणा प्रदेश अस्तित्व में आया तब मैं तो 5 वर्ष का था, 61 का मेरा जन्म है। 1972 में एक चुनाव हुआ था, तब मैं मात्र 11 वर्ष का था। उस वक्त सम्माननीय चौधरी देवीलाल जी ने तोशाम से चौधरी बंसीलाल जी के खिलाफ चुनाव लड़ा, आदमपुर से चौधरी भजनलाल के खिलाफ चुनाव लड़ा, मेरे दादा चौधरी साहबराम ने रोड़ी से चुनाव लड़ा। इस तरीके से सभी जगह से चुनाव लड़े और लड़वाए गए। उस वक्त अपोजिशन में
सिर्फ 18 विधायक चुन करके आए, उनमें से 9 विशाल हरियाणा पार्टी के हुआ करते थे और 9 इंडिपेंडेंट थे या किसी दूसरे राजनीतिक दल के थे। हमारी पार्टी का और हमारा पूरी तौर पे सूपड़ा साफ हो गया था। आज तो फिर भी स्थिति ठीक है, साधन है, सुविधा है, आप भी हजारों की तादाद में सामने बैठे हैं, मंच पर भी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। उस वक्त तो स्थिति बद से बदतर थी। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, उस बद से बदतर स्थिति में जिस तरह अब राज्यसभा का चुनाव आया हुआ है ना, इस तरह एक राज्यसभा का चुनाव भी आ गया। 18 विधायक एकत्रित होकर के चौधरी देवीलाल के पास एमएलए हॉस्टल चंडीगढ़ में गए और उनको जाकर के कहा, चौधरी साहब राज्यसभा का चुनाव लड़ लो, हमारी हार उतर जाएगी, आप राज्यसभा में पहुंच जाओगे। चौधरी देवीलाल ने कहा, अरे 18 से कैसे चला जाऊंगा। तब उन्होंने कहा, जी कुछ बिकाऊ माल भी है, कुछ मिल सकता है। ये आजकल जो कांग्रेस का प्रधान बना फिरता है ना, उदय भान, इसका बाप गयालाल भी उनमें से एक एमएलए हुआ करता था। उसी के नाम पे ये हरियाणा में आया राम गया राम का नाम पड़ा था। उन दोनों में चौधरी देवीलाल ने हिम्मत करके, जब रुपया होता ही नहीं था, किसी गांव में जाते थे तो 1 रुपए की माला डालते थे, किसी चौधरी के घर पे चले जाते थे बड़े के, तो वो 5 रुपए की डाल दिया करता था, और किसी बड़े सेठ के चले जाते थे तो वो 10 की डाल दिया करता था। इसी तरह की हैसियत लोगों की थी। चौधरी देवीलाल ने हिम्मत करके अपने यारों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, परिवार के लोगों से 70 लाख रुपए एकत्रित किए उस बिकाऊ माल के लिए। उस बिकाऊ माल ने वो 70 लाख रुपए भी पी लिए, वोट भी नहीं दिए, वो राज्यसभा का चुनाव भी हार गए। विधानसभा का तो हारे ही हारे थे, राज्यसभा भी हार गए। कहते ना, गा तो गई गई, गड़ूलिया भी लेगी। उस हालात में जिस चौधरी देवीलाल ने देश की स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के बेहतर तक कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा था, उनमें भी निराशा आ गई थी। वो भी निराश होकर के तेजाखेड़ा फार्म पर चले गए, जाकर के खेती पे ध्यान देने लग गए। 1973 में हरियाणा में किसान आंदोलन चल पड़ा गेहूं को लेकर के। हरियाणा के बचे खुचे नेता चौधरी देवीलाल के पास तेजाखेड़ा फार्म पे गए, उनको जाकर के कहा कि चौधरी साहब, किसान किस रहा है, हिम्मत करो, लड़ाई लड़ो। चौधरी देवीलाल जी ने कहा, मैंने तो राजनीति छोड़ दी भाई, खेती करता हूँ। वो वहाँ से चल करके साथ लगता पंजाब का इलाका था, उसमें गए। कोई जत्थेदार टोरा के पास गया, कोई जगदेव सिंह तलवंडी पे गया, कोई सरदार प्रकाश सिंह बादल पे गया, कोई संत लोंगोवाल पे गया, और उन सबको लेकर के चौधरी देवीलाल के पास फिर आए। उन्होंने चौधरी देवीलाल से आके कहा कि चौधरी साहब, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, किवें कम चलेगा। चौधरी देवीलाल ने हाथ जोड़ दिए कि भाई मेरी तो श्रद्धा नहीं है, तुम ही हिम्मत करो। उन दिनों में उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह भारतीय क्रांति दल के नेता थे। ये सत्यपाल मलिक जो पीछे गवर्नर होते थे, ये उनके शागिर्द थे। कई और किसान नेता थे। उन्होंने मिलकर के चौधरी देवीलाल जी को दिल्ली में याद किया और कहा कि चौधरी साहब, लड़ाई ना लड़ेंगे तो काम कैसे चलेगा।
चौधरी देवीलाल ने कहा भी अगर सारे मिलकर के हिम्मत करो तो फिर कोई देखेंगे। उन्होंने कहा ईमानदारी से सारे लड़ाई लड़ेंगे, आप आगवानी करो। चौधरी देवीलाल ने कहा कि ठीक है, फिर लड़ाई लड़ेंगे। ये आपके पड़ोस का जिला करनाल है, इसको सेंट्रल पॉइंट बना लिया कि यहाँ पर हरियाणा प्रदेश के लोग भी आ सकते हैं, उत्तर प्रदेश के भी आ सकते हैं और पंजाब के भी आ सकते हैं। यहाँ एक बड़ा किसान सम्मेलन रख दिया। सम्मेलन करना उन दिनों में कोई आसान बात थोड़ी थी। ना लाउड स्पीकर थे, ना टेंट के साधन थे, ना कोई और सुविधा थी। चौधरी देवीलाल ने स्वयं रिक्शा पर बैठ करके कनस्तर लेकर के 18 शेरवाड़ा और करनाल में प्रचार किया कि फलां दिन फलां नेता आएंगे, उस रैली में आप लोग सुनने के लिए आना। दिन भर का प्रचार करके थक हार के घर जा करके चौधरी महेंद्र सिंह लाठर, मेरे फूफा का घर था, वहाँ आराम करने चले गए। वहाँ एक एसपी होता था, एसपीएस राठौड़, उसका बड़ा टेरर था। उसको बाद में चौटाला साहब ने डीजीपी हरियाणा प्रदेश भी लगाया था। वो एसपीएस राठौड़ पीछे पीछे चौधरी देवीलाल के पास चला गया और जाकर के कहा, चौधरी साहब कल जलसा नहीं करोगे? चौधरी देवीलाल ने कहा, भाई क्यों नहीं करेंगे, ये तो हमारा प्रजातांत्रिक अधिकार है। सरकार अपना काम करे, अपोजिशन अपना काम करेगी। उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूं ना जी, नहीं करोगे। बोले तू कौन होता है भाई? बोले जी मुझे एसपीएस राठौड़ कह देते हैं। बोले हाँ, मैंने तेरी नाम प्लेट जो है वो पढ़ ली और तेरे लगा हुआ स्टार भी देख लिया कि तू पुलिस का जिले का कप्तान है, पर तेरे तो एक स्टार है। 3 दिन पहले सिरसा में मुझे एक 3 स्टार वाला मिला था, उसने भी मेरे माइक के हाथ लगा करके कहा था कि चौधरी साहब बोलोगे नहीं? मैंने कहा भाई क्यों नहीं बोलूँगा? बोले सरकार के आदेश है, आप भाषण नहीं करोगे। 10 फुट ऊंची स्टेज थी। चौधरी देवीलाल ने उसको थप्पड़ मारा, नीचे जाकर के गिरा। लोगों ने पानी के छींटे दे करके होश दिलवाया, खड़ा किया। बोले उससे पूछा उसे क्या कहते हैं, और कल जलसा करूंगा, तू आ जाना, मैं तेरे को बता दूंगा कि तेरे को क्या कहते हैं। जो यहाँ करनाल का सेक्रेटेरिएट है, ये खाली मैदान होता था, वहाँ जलसा हुआ आना किसने था? परंतु जब लोगों को इस बात की जानकारी लगी तो लोगों में हौसला हो गया, वर्कर में जान आ गई। जैसे ही वर्कर में जान आ गई, 1974 का रोड़ी का बाई इलेक्शन आ गया। चौधरी देवीलाल ने रोड़ी का बाई इलेक्शन लड़ा, 16,500 वोटों से जीते। जैसे ही वो चुनाव जीते, वर्कर में और जान आ गई। 1975 में इमरजेंसी लग गई, सारे नेताओं को जेलों में ठोक दिया। ना कोई बोलने वाला था, ना लिखने वाला था, ना कोई छापने वाला था, ना कोई दिखाने वाला था। नेता जेलों में चले गए, कार्यकर्ता बिलों में घुस गए। ऐसी परिस्थितियों में इंदिरा गांधी का एक मंत्री होता था बरुआ, उसने एक बयान दिया, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। इंदिरा गांधी का दिमाग खराब हो गया, भाई अब तो कोई बचा ही नहीं, इंदिरा ही बची है सिर्फ। उसने चुनाव घोषित कर दिया 34 दिन पहले। अब चुनाव तो घोषित कर दिया, पर लड़े कौन? कोई राजनीतिक पार्टी तो थी नहीं। नेता सीधे जेलों से आए थे, पैसा किसी के पास नहीं था, कार्यकर्ताओं में जान नहीं थी। कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुंभा जोड़ा।
34 दिन पहले जनता पार्टी का गठन हुआ। मेरे जैसे 10-10 साल के बच्चे जो राजनीति की ABC नहीं जानते थे, वो भी ऐसे झंडे लेकर के गलियों में निकल पड़े, जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद। मोहर कहाँ लगाओगे? हल्दर के निशान पर। क्यों यही नारे लगते थे ना? दीवार दीवार बोलने लग गई। 37वें दिन चुनाव परिणाम घोषित हुए। ना ये मोबाइल होते थे, ना टेलीविज़न होते थे। संचार के 2 ही साधन थे, अखबार और रेडियो। लोगों ने रेडियो ऑन किए सुबह सुबह, उस पे धुन बज रही थी, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। कहीं से इंदिरा गई, कहीं से बंसीलाल गया, कहीं से बरवा गया, कहीं से शुक्ला गया, कहीं से तिवाड़ी गया, सुपड़ा साफ हो गया। ये तो मंच से 70-100 दिन की बात कर रहे थे। हालात कितने दिन में बदले? 34 दिन। समय बलवान है, वक्त बदलते देर नहीं लगती। आपको याद है कुछ दिन पहले आप टेलीविज़न जब खोलते थे, एक आदमी छाती पे हाथ मार मार के यूँ कहता था, मोदी की गारंटी 400 पार। कहता था ना? कहाँ गई मोदी की गारंटी, कहाँ गए 400 पार? ये तो थोड़ी सी कसर बीजू जनता दल ने छोड़ दी, नहीं तो 220 की स्थिति भी नहीं थी। कुछ लोग पहले कहते थे 75 पार गए, यमुना पार रह गए 40 पे। और आजकल एक कांग्रेस का नेता है भूपेंद्र हुड्डा, वो छाती पे हाथ मार के कहता है 60 सीटें जीतेंगे। क्यों भाई, तेरे बाप रणवीर सिंह का राज है के? प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में फैसला जनता जनार्दन करती है। राजाओं के गढ़ नहीं है अब कि जिसके तिलक कर दिया वही राजा बन गया। यही बात है ना। और फिर तूने तो मांग की टिकट लेनी है, कहीं सोनिया गांधी की धोती पकड़ के घूमना है, कहीं राहुल गांधी के कुर्ता पकड़ के पीछे पीछे चलना है, और कहीं प्रियंका की चोली उठानी है, तो कहीं वेणुगोपाल जैसों की चप्पल उठानी है, फिर जाकर के टिकट मिलेगी। कांग्रेस की टिकट की यूं ही पड़ी है, बात 60 की तरह है। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, ये तो 400 हाथ पे छाती पे हाथ पे मार के कहते थे, पर इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी 404 सीट लेकर के इस देश में प्रधानमंत्री बना था। याद होगा 1984, तब भी इसी तरीके से सुपड़ा साफ हुआ था। चौधरी देवीलाल भी हारे थे, चौटाला साहब भी हारे थे, कोई नाम लेवा भी बाकी नहीं बचा था। 10 दिन के बाद चौटाला साहब ने मुझे कहा कि रे धन्यवादी दौरा करना है, गाड़ी गुड़ी ठीक करवाओ। उन दिनों में ये ऐसी गाड़ियाँ थोड़ी होती थी, टूटी फूटी डिस्पोजल की जीपें थी। मैं उन गाड़ियों को लेकर के हिसार का एक फौजी मिस्त्री था, उसकी दुकान पर गया और उसको जाकर के कहा, फौजी ये गाड़ियाँ ठीक करते भाई, हमने धन्यवादी दौरा करना है। वहाँ पहले से भजनलाल के 10 एक समर्थक बैठे हुए थे। उनका आज चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री थे, दिमाग 7वें आसमान पे था। मुझे देख करके मजाक करने लग गए कि चौधरी देवीलाल अब सड़कों पे कागज बेशक चुग ले भाई, वोट तो कोई बचा को नहीं। मुझे गुस्सा भी आए, पर मैं अकेला था, वो 10 कुंगर थे मारते, और मैं मन में गांठ बांध के निकल आया। 1985 आया, चौधरी देवीलाल ने महम की विधानसभा से इस्तीफा दे करके उपचुनाव के लिए तैयारी की। डॉक्टर मंगल सेन को
रोहतक से इस्तीफा दिलवाया। 2 उपचुनाव हरियाणा में हुए, चौधरी देवीलाल फिर 16,500 वोटों से जीते और जैसे ही चुनाव जीते वर्कर में फिर जान आ गई। जैसे ही वर्कर में जान आई, उधर भजनलाल ने राजीव गांधी को कह करके राजीव लोंगोवाल समझौता लागू करवा दिया। चौधरी देवीलाल जी को मौका मिल गया और उन्होंने कहा कि हम राजीव समझौते का विरोध करते हैं और इसे लागू नहीं होने देंगे। हिसार से पद यात्रा शुरू कर दी। जब वहां से चले तो 15 लोग साथ थे। कारवां जुड़ता गया, दिल्ली पहुंचते पहुंचते लाखों की तादाद में संख्या जुड़ गई। वर्कर में जान आ गई ना। जैसे ही वर्कर में जान आई, आपको याद होगा 1986 जींद में एक बहुत बड़ी विशाल रैली की थी जिसमें चौधरी देवीलाल ने बहुत सारी घोषणाएं की थी और उसके तुरंत बाद 87 का चुनाव आ गया। 87 के चुनाव में क्या हालात हुए थे आपको पता होगा। क्या स्थिति रही थी 87 में? 85 सीट जीते थे। कांग्रेस के 4 कंधे देने वाले और 1 जस्मा रोने वाली 5 बचे थे। यही हालात हुए थे ना। वक्त बदलते देर लगेगा। 89 का लोकसभा का चुनाव आ गया। विपक्ष बिखरा हुआ था। चौधरी देवीलाल ने कहा कि भाई अगर सिर जोड़ो तो बात बन सकती है। उस वक्त के अपोजिशन के नेताओं ने चौधरी देवीलाल को ही कहा कि आप अगवानी करो। चौधरी देवीलाल ने उस वक्त जनता दल के गठन को लेकर के अपोजिशन के सारे लोगों को एकत्रित करना शुरू किया। सूरजकुंड में एक मीटिंग की जनता दल के गठन के लिए, जिसमें अपोजिशन के लोग तो आए, कुछ कांग्रेस के लोग भी विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे आए। वो फोर्स का मुद्दा मिल गया और जनता दल के बैनर के नीचे चुनाव लड़ा गया। उन दिनों में जब जनता दल का गठन हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार जो इस देश का प्रमुख अंग्रेजी का अखबार है, उसमें लक्ष्मण के नाम से कार्टून छपते थे। फ्रंट पेज पे कार्टून छपा हुआ था कि चौधरी देवीलाल तराजू में मेंढक तोल रहे हैं। चौधरी देवीलाल ने अगले दिन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मीटिंग करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे तराजू में मेंढक तोलने भी आते हैं और मुझे एक घाट पे शेर और बकरी को पानी पिलाना भी आता है। उस जनता दल के बैनर के नीचे जो चुनाव हुआ, आपको याद होगा कि उस सरकार जब बनी विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में, तब उस सरकार में कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी भी थी और भारतीय जनता पार्टी भी थी। शेर और घाट ने एक बकरी ने एक घाट पे पानी पिया कि नहीं पिया? परिस्थितियां फिर बदल गई। तो बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, परिस्थितियां तो राजनीति में बदलती रहती है। ये जो चुनाव हुआ, ये तो 2 ही इशू को लेकर के था कि लोगों के दिमाग में, किसान के दिमाग में खास तौर पे एक बात थी कि इस छाती ठोकने वाले की रड़क निकालनी। रड़क उसकी तो नहीं निकली, वो तो प्रधानमंत्री दोबारा बन गया, रड़क मारी काट दी। और हरिजन और माइनॉरिटी के दिमाग में ये बिठा दी कि संविधान बदलेंगे, तुम्हारा आरक्षण खत्म कर देंगे। वो उनके साथ जुड़ गए, हालात बदल गए। अब विधानसभा का चुनाव आ रहा है। विधानसभा में परिस्थितियां इससे एकदम भिन्न होंगी।
बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, परंतु उसके लिए हमें अभी बाकी बचे हुए शेष दिनों में संघर्ष करने की ज़रूरत है, मिलकर के लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, लोगों के बीच में जाकर के समझाने की ज़रूरत है, उन्हें अपने साथ जोड़ने की ज़रूरत है। ये जो आप सोचते हो ना कि इस चुनाव में कहीं 15,000 वोट मिले, कहीं 20 मिले, कहीं 22 मिले, वोट कहीं से इम्पोर्ट तो होते नहीं, वोटर तो यही रहेंगे। देश की आज़ादी से लेकर के यही वोटर होंगे। किसी चुनाव में राजी हो जाए तो ये 20-22 पे सीधा 5 लाख और 10 लाख पे ले जाते हैं, और किसी में नाराज हो जाए तो ये वापस 5,000 को ले आते हैं। ताकत तो इनके पास है, जमीन के जर्रे को उठा करके आसमान के चांद और सितारों में भी बदल सकते हैं, और आसमान के चांद और सितारे तोड़ करके आपके कदमों में भी बिछाने का काम भी कर सकते हैं। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। जिद पर अड़ो, हिम्मत करो, हौसला करो, आगे बढ़ो, लड़ाई लड़ने का मादा रखो, लोगों को समझाओ, जो रूठ गए उनको मनाओ, उन्हीं वोटर्स को समझा करके अपने साथ जोड़ने का काम हमने करना है। ये लाइन मत खींचना कि भाई इस चुनाव में वोट नहीं दिए, हम तो अंतर्राष्ट्रीय मांगते हैं, इसमें नहीं दिए तो अगले में हाथ जोड़ेंगे, अगले में नहीं देंगे तो उससे अगले में जोड़ेंगे, पर तीसरी बार तो लेकर के मानेंगे, कहेंगे अलख नारायण हमके तो दे, और देवेगा कि नहीं देवेगा। तो फिर इसलिए हिम्मत से काम लो। जो पार्टी में कल थे कुछ लोग आपके साथ, वो आज नहीं। जो आज साथ है, हो सकता है उनमें से कुछ कल साथ ना हो। साथ रहने ना रहने का ये क्रम इसी तरीके से चलता रहेगा। ये पार्टी यूं ही सदा चलती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। हरियाणा प्रदेश अस्तित्व में आया तब से लेकर के अब तक अनेक राजनीतिक दल बने, अनेक राजनीतिक अस्तित्व में आए, आज किसी का वजूद नहीं है। सबसे पहले राव वीरेंद्र सिंह ने हरियाणा में विशाल हरियाणा नाम से पार्टी बनाई थी। मेरी पीढ़ी के लोगों को तो याद होगा, पर ये 20-20 साल के जो जवान बैठे उनसे पूछ लो, विशाल हरियाणा पार्टी कोई पार्टी हुआ करती थी क्या? उसके बाद हरियाणा के निर्माता कहने वाले चौधरी बंसीलाल ने भी एक पार्टी बनाई थी, हरियाणा विकास पार्टी। आज कोई वजूद है क्या, नाम लेवा है क्या उस हरियाणा विकास पार्टी का? 10 दिन पहले तो किरण खेर भी नाम ले देती थी चौधरी बंसीलाल का और सुरेंद्र सिंह का। अब तो वो भी भाजपा में चली गई, और भाजपा ने टिकट ना दी तो हो सकता है मुस्लिम लीग में जाना पड़े। एक और राजनीति के PhD होते थे चौधरी भजनलाल, उन्होंने भी एक पार्टी बनाई थी। क्या नाम था जी उस पार्टी का? हजका। है क्या कोई वजूद हजका का? छठे दिन सतपाल सांगवान हजका को लेकर के फुर्र हो गया। जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाली पार्टी है, और चौधरी देवीलाल जी ने जनता जनार्दन के बीच में जब कभी भी कोई बात खड़े होकर के कही, मौका लगने पर सूद समेत उसे वापिस ही नहीं किया, उसे बाकायदा कानून बना करके आपके बीच में लागू करने का काम किया। चाहे वो काम के बदले अनाज की योजना थी, चाहे मैचिंग ग्रांट शुरू करने की बात थी,
चाहे वो गांव-गांव में हरिजन और बैकवर्ड की चौपाल बनाने की बात थी, चाहे किसान के ट्रैक्टर को गड्ढा डिक्लेयर करने की बात थी, चाहे साइकिल और रेडियो के टोकन टैक्स खत्म करने पर टोकन टैक्स खत्म करने की बात थी, चाहे पंच परमेश्वर के प्याले हुक्के में जलने वाले तंबाकू पे लगे टैक्स को हटाने की बात थी, चाहे गरीब की